हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड एज आई ऑलवेज से बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा जहां पे हम इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की बातें बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात जो हमें आज रिसेंटली देखने को मिला है कि इंडिया का जो सेंसेक्स मार्केट है उसमें बहुत बड़ा क्रैश देखा गया है, लगभग 800 पॉइंट्स का, जिसकी वजह से 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स को। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्या ऐसे रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये लॉस देखने को मिला? बट बेसिकली आपको कुछ समझना पड़ेगा और मैं आपको पहले वो चीजें समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप वो चीजें समझेंगे नहीं तब तक आप पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब स्टॉक मार्केट को आप एक जायंट, एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस समझिए। अब मार्केट प्लेस में आप क्या करते हैं? कोई भी चीज आपको चाहिए तो आप जाते हैं, आप पैसे देते हैं और आप खरीदते हैं। तो कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। वैसा ही स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अब उन बड़ी कंपनीज को में अगर आपको ओनरशिप चाहिए तो उस ओनरशिप के लिए आपको उस ओनरशिप के टुकड़े यानी उस ओनरशिप के पीसेस को खरीदना होता है, यानी कि स्टॉक्स और शेयर्स को खरीदना होता है। जितने आपके पास में स्टॉक्स होंगे, शेयर्स होंगे, उतना आपका ओनरशिप दर्शाता है उस कंपनी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी ले लीजिए या कोई भी बड़ी कंपनी लीजिए, टीसीएस, उसने अपने आप को लिस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब मान लीजिए उनके पास में 500 शेयर्स हैं। मान लीजिए 500 में से आपने क्या किया, आपने बोला कि मेरे पास में 50 शेयर्स हैं, यानी कि 10% की जो ओनरशिप है वो आपके पास में है, राइट? क्योंकि आपने ये शेयर खरीद लिए। लेकिन अगर आप इन 10 शेयर को किसी को बेच देते हो तो आपने इन शेयर्स को सेल ऑफ कर दिया। अब आपकी ओनरशिप चेंज हो गई, अब किसी और के पास में ये ओनरशिप जा चुकी है। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती हैं, जहां पे उनके स्टॉक्स और शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है, हमें देखने को मिलता है कि कब स्टॉक्स के प्राइस ज्यादा जा रहे हैं और कब स्टॉक्स के प्राइस कम हो रहे हैं, राइट? क्योंकि एक बेंचमार्क माना जाता है कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके स्टॉक्स को ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे और उन स्टॉक्स की प्राइस ज्यादा जाएगी। लेकिन यह साफ साफ यह भी दर्शाता है कि अगर मान लीजिए काफी सारे लोग किसी कंपनी का या किसी रीजन की वजह से इन शेयर्स को बेच रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं, तो यानी कि मार्केट सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इकोनॉमी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रही है। तो यह था शेयर मार्केट का कंसेप्ट और क्या आपके बेंचमार्क्स होते हैं। आगे जाने से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी के बारे में यह बताती है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, उसका टोटल शेयर कितना है मार्केट वैल्यू में, और यह पता चलता है कि शेयर की प्राइस कितनी है इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, राइट? कि मान लीजिए शेयर की प्राइस है 100 रुपया और उनके पास में 1000 शेयर्स हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस कंपनी का अंदाजा पता लगेगा कि कितनी इसकी मार्केट वैल्यू है, कितनी बड़ी ये कंपनी है। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है। अब इसमें 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, एक लार्ज कैप स्टॉक्स, एक मिडिल कैप स्टॉक्स, एक स्मॉल कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स ये बताया जाता है कि इनकी मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ से ज्यादा होती है, और जो मिडिल कैप है उनकी 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ होती है, और बाकी स्मॉल कैप की 10,000 करोड़ से नीचे होती है। ये सारी चीजें बताती हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक, शेयर्स, इवन स्टॉक मार्केट, वो आपको सब समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत ही बड़ा धचका लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉसेस इन्होंने फेल किए जब सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट गिरा और निफ्टी गिरा अराउंड बिलो 24,850 इस सेशन के दौरान। और सबसे खास बात यह है कि जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन था फर्म्स का, अब आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आ चुका होगा। ओवरऑल बात कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड थी हम उन सब की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमें देखने को मिला कि ये अराउंड 450 लाख करोड़ तक आ चुका था, जो था 455.6 लाख करोड़। और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने 6 लाख करोड़ जो है पैसे गवाए या फिर लॉस्ट किए इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर। जब मैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 की बात करता हूं तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सेंसेक्स, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स भी बोलते हैं, इसमें अराउंड 30 बिग कंपनीज जो कि एक्टिवली ट्रेड करती हैं, हम उनको ट्रैक करते हैं और ये एक बेंचमार्क सेटअप होता है। मान लीजिए सेंसेक्स आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर ये गिर रहा है तो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। सेम निफ्टी 50 में हम 50 उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स पे लिस्टेड है। और सेम जो मैंने आपको सेंसेक्स के लिए बताया, वही सेम बेंचमार्क हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिलता है। और इसी वजह से जब ये नीचे आ रही है, इसका मतलब लोग शेयर्स को बेच रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लोग पैसा निकाल रहे हैं या फिर इन्वेस्टर्स लॉस कर रहे हैं। पहला रीजन है जिस लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आपको जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिलती हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप इजराइल गाजा वॉर ले लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर ले लीजिए। कुछ हफ्ते पहले रशिया यूक्रेन वॉर सबसे बड़ा रीजन था, लेकिन इस टाइम पे सबसे बड़ा रीजन है जो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की टेंशन हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स काफी टाइम से चाहता है कि ईरान के साथ में हमारी न्यूक्लियर डील हो जाए। अब पहले तो 2015 में ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील थी। ईरान को बोला गया था कि आप एनरिचमेंट उतना ही करोगे जो कि आप सिविलियन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, यानी कि आप न्यूक्लियर फ्यूल का सिर्फ उतना ही एनरिचमेंट करो जो आपके सिविलियन पर्पस के लिए हो, ना कि आप न्यूक्लियर वेपन बना सको। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को रिमूव कर लेते हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से चाहते हैं कि ईरान के साथ में उनकी न्यूक्लियर डील हो, राइट, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन का डायनामिक शिफ्ट हो। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने भी ये मान लिया है कि ईरान शायद नहीं करेगा हमारे साथ में वो डील, क्योंकि उनके सामने ये कंडीशन रखी गई कि आप सिविलियन पर्पस के लिए भी न्यूक्लियर का एनरिचमेंट नहीं कर सकते, जो कि अराउंड 3.67% होता है। और बाकी एक्सपर्ट्स की माने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की माने, जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उन्होंने तो साफ साफ ये कहा है कि ईरान बहुत नजदीक आ चुका है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए और आने वाले टाइम पे वो हर एक महीने में एक न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यूएस ईरान की टेंशन तो थी, वहीं पे इजराइल ने साफ साफ यह भी बोल दिया है कि हम पॉसिबली इजराइल प्रिपेयर कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करने के लिए। और ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी करारा जवाब देंगे, देयर विल बी सम रिटेलिएटरी मेजर ऑल्सो। और वहीं पे यूएस जो है अपने आप को इराक से, यानी कि यूएस में जो नॉन एसेंशियल स्टाफ हैं उनको विड्रॉ कर रहा है इराक से और उनको पोजीशन कर रहा है जिस तरीके से अमेरिका में हमें सिविल वॉर देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह हमें राइट्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने लॉस एंजलिस वाला सिचुएशन और राइट्स तो देख लिए होंगे, किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे उपद्रव या राइट्स कर रहे हैं। अब ये एक चीज की रिस्क शो करता है, वो है वॉर की रिस्क। और आपको पता है अगर वॉर होगी तो ट्रेड डिसरप्ट होगा, स्पेशली इस रीजन में तो ऑयल जो ट्रेड होती है वो डिसरप्ट होगी, यानी कि कंपनीज को हर्ट होगा, इकोनॉमीज ग्रो नहीं करेंगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग सेफर एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड में पैसा लगाया जा रहा है, तो लोग यहां से पैसा निकाल रहे हैं स्टॉक मार्केट से और गोल्ड और सेफर एसेट्स में लगा रहे हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड स्केर्ड हैं और अपना पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं और गोल्ड और यूएस बॉन्ड्स में ज्यादा लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में हमें यह देखने को मिल रहा है। अब आगे जानने से पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को फुल प्रूफ बनाना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक कोर्स जो कि 17,999 में अवेलेबल है। आने वाले सिर्फ 72 घंटों के लिए, लेस देन 72 आवर्स लेफ्ट, अब 17,999 में ये सारी चीजें, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, मेंस टेस्ट सीरीज, 1-on-1 मेंटरशिप, साथ साथ में 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज YUVI, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50। वैसे ही अगर आपका 1 साल का प्लान है, 2 साल का प्लान है, 3 साल का प्लान है, आप उसके हिसाब से भी कोर्सेज खरीद सकते हो। जैसे बायलैंग्वेज आगाज जो बैच है 2027, इसमें मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट पढ़ाया है। ये हिंदी का बैच है संभव बैच, एंड इंग्लिश का बैच है फाउंडेशन बैच। और वहीं पे बायलैंग्वेज 2028 के लिए है नीव बैच, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। अगर आप अपने आप को एनरोल कराना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां पे मेरा कोड है YUVI50। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, जिस तरीके से अभी यूएस चाइना ट्रेड डील जो है बहुत ही अनक्लियर और अनसर्टेन दिख रही है। अब आप सभी को पता है कि काफी टाइम से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, जहां पे ये एक दूसरे नेशन पे टैरिफ्स लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ट्रेड वॉर में सिर्फ हम टैरिफ्स की बात नहीं करते, टैरिफ्स का मतलब जो भी इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाया जाता है वो, लेकिन यहां पे कोटास की बात की जाती है, यहां पे रेस्ट्रिक्शंस की बात की जाती है, यहां पे और बहुत सारे इंस्पेक्शंस की बात की जाती है, वो सारे ट्रेड वॉर के अंदर आते हैं। तो अब लंदन के अंदर इनकी मीटिंग हुई, 20 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली, जहां पे बात यह की गई कि हम एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एस्टैब्लिश कर चुके हैं, अब बस कंफर्मेशन आना बाकी है यूएस और चाइनीज लीडर से। अब वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, जैसा उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की सीजफायर के टाइम पे कहा था कि ये डील तो मैंने करवाई है, वैसे ही अपनी तरफ से ये बोल देते हैं कि एक चाइना के साथ में डील हो चुकी है, जहां पे वो हमें रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो हमें इंपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं जिनको हम पहले बोल रहे थे कि एक्सपेल कर रहे थे या भगा दे रहे थे, बोल रहे थे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ सकते, अब वो चाइनीज स्टूडेंट्स वहां रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि टैरिफ 55% तक आ चुके हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 55% टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 55% टैरिफ रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा अनक्लियर टर्म्स हैं और इस टाइम पे चाइना ने भी कोई ऑफिशियली कमेंट अभी तक पास नहीं किया है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं ऐसी ट्रेड डील को ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अगर टैरिफ वॉर की सिचुएशन हो तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट अभी स्टेबल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट नहीं करते, एंड अगेन इकोनॉमी और कंपनीज हर्ट होती हैं और फिर लोग अपने शेयर्स को बेचते हैं, तो अगेन मार्केट आपको क्रैश देखने को मिलता है। तीसरा रीजन है, वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी
वो 2025, 26, 27 में कम होती हुई नजर आएगी। अगेन उन्होंने टैरिफ और जो ट्रेड पॉलिसीज कंट्रीज के द्वारा फॉलो की जा रही है उनको सबसे बड़ा रीजन बताया। अब जब वर्ल्ड बैंक जैसी फाइनेंशियल टॉप बॉडीज इस चीज को वार्न करती हैं तो आने वाले टाइम पे यह बताया जा रहा है कि भैया ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो कंपनीज आगे ग्रो नहीं करेंगी, तो हम क्यों स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें? हम यूएस बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि इन्वेस्टर्स का काम है हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे जहां से हम ज्यादा प्रॉफिट ले सके। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। चौथा, यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल बैंक है, यानी जहां पे जैसे हमारे इंडिया का आरबीआई है वैसे यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल बैंक है, तो वो भी पहले इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहते थे, लेकिन अब हमें उसमें डिले देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे, चाहे से वो कंपनीज वाले हों, इन्वेस्टर्स हों, या फिर आप कह सकते हो आपके नॉर्मल कंज्यूमर्स हों। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट कम है, यानी कि जो हम ले रहे हैं पैसा, जो उधार पे पैसा ले रहे हैं उसके लिए हमें कम इंटरेस्ट रेट देना है, ज्यादा नहीं देना है। जब ज्यादा देना होगा तो लोग कम लेंगे, लेकिन कम इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग ज्यादा लेंगे, जिससे कि स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोग कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कोई स्पेंड करेगा मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो और प्रोडक्शन बढ़ेगा। और इसी चीज को केटर करने के लिए कहा जा रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब लो इन्फ्लेशन अभी यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिल रहा है तो उसके लिए डिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है? डिमांड बढ़ाई जा सकती है इंटरेस्ट रेट को कम करके, लोग ज्यादा ज्यादा खरीदें, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करेगा, कोई बिल्डिंग बनाएगा, कोई स्पेंड करेगा, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड जनरेट होगी एंड देन इन्फ्लेशन भी ऊपर उठेगा। वो एक अच्छा साइन होता है, एक मॉडरेट इन्फ्लेशन एक अच्छा साइन होता है। और ये आशा लगाई जा रही थी, बट अब ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ प्लान अभी तक हमें पता नहीं है, इसलिए हम जून में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूएस का फेडरल इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। जब यूएस का फेडरल इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो ऑब्वियस सी बात है होगा क्या, यहां से भी मार्केट पैसा निकलेगा, तो जो यूएस कंपनीज लिस्टेड है वहां पे भी लोग जो है अपने स्टॉक्स को सेल कर देंगे। तो कोई रेट कट्स नहीं है तो कंपनीज के लिए कोई रिलीफ नहीं, तो इन्वेस्टर्स जो है स्टॉक्स को सेल कर देंगे। फिर आती है प्रॉब्लम, इंडिया की स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जहां पे इंडियन मार्केट में अभी जो स्टॉक की प्राइस है वो बहुत ज्यादा प्राइस है, जिसे हम स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस कहते हैं। जब ऑलरेडी बहुत ही स्टॉक की जो प्राइस है बहुत ज्यादा हो तो इन्वेस्टर जो है इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करते हैं? प्रॉफिट इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी उन्हें पता है कि स्टॉक्स जो है अगर एक नॉर्मल लेवल देखा जाए तो उससे ज्यादा हाई प्राइसेस पे हैं, तो लोग इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को जो है सेल करते हैं और प्रॉफिट जितना ज्यादा आ सकता है उतना ज्यादा लेते हैं, और ये चीज और प्रेशर डाल रही है इन सारे रीजंस की वजह से। तो ये सारे रीजंस थे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि आपको समझ में आया होगा बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है, साथ साथ में किस तरीके से कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती हैं, उनकी ओनरशिप आप खरीद सकते हैं, जब उनके आप शेयर्स खरीदते हैं और आप सेल ऑफ करते हैं तो आपकी ओनरशिप चली जाती है। फिर उसके बाद में वो किस तरीके से बेंचमार्क है, अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ रही हैं, कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और अगर वो गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। फिर मैंने आपको बताया सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या कैटेगराइजेशन होता है, एंड देन उसके बाद में मैंने पूरा आपको समझाया कि क्या क्या रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से अभी हमें सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में आपको थोड़ा सा क्रैश देखने को मिल रहा है, और ये ज्यादा बड़ा क्रैश है। इससे बड़ा क्रैश 2-3 महीने पहले हुआ था जब अराउंड 3000 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर चुका था आपका सेंसेक्स। तो अगर आप अपने आपके ऑप्शनल को अच्छे से जल्दी कवर करना चाहते हैं जिसमें आप 250 प्लस क्लोज कर सकें तो ये 999 में आपके लिए अवेलेबल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। और आई विश फॉर दिस एयर इंडिया प्लेन क्रैश की बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जान गई है, बट जितने भी लोग बचे हैं वो सुरक्षित हों और उनको इंजरी लगी है तो वो रिकवर हो जाएं, एंड इवन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके लिए ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।